हमारे अतीत 3 भाग 1 कक्षा 8 की इतिहास की किताब। अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त ऐसा था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही गुम रहते थे। कब किस राजा को शासन प्राप्त हुई, कब कौन सी लड़ाई हुई, इन्हीं तारीखों पर काफ़ी मतभेद होते थे। आम धारणा के अनुसार इतिहास को तारीखों का पर्याय समझा जाता था। आपने भी अनेक लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह अवधारणा ठीक है? यह वास्तविकता है कि इतिहास समय समय पर आने वाले परिवर्तनों की सूचना देता है। इससे यह ज्ञात होता है कि अतीत में चीज़ें कैसी थीं तथा उनमें समय के साथ क्या परिवर्तन आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए हम समय के विषय में बात करते हैं तथा पहले और बाद में की बात करते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर हम ऐतिहासिक प्रश्न नहीं पूछते। हम रोज़मर्रा की वस्तुओं को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि कुछ हमें दिख रहा है, वह सदैव ऐसा ही रहा हो। परंतु कभी कभी हमारे सामने हैरानी भरे पल भी आते हैं जब हम ऐतिहासिक प्रश्न पूछ बैठते हैं। जैसे चाय के घूंट भरते समय हम सोचते हैं कि चाय अथवा कॉफ़ी पीने का चलन कब से आरंभ हुआ होगा। रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ते देखकर हम बाहर झांकते हुए सोचते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पूर्व यात्रा कैसे संभव होती होगी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समय को हमेशा वर्ष या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना असल में गलत होता है, जो एक लंबी अवधि समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने एकाएक किसी दिन सुबह सवेरे चाय पीना आरंभ नहीं कर दिया था। इसके स्वाद का चस्का धीरे धीरे ही उनकी जबान पर लगा था। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ अथवा अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सभी वस्तुएं एक लंबी अवधि में घटित होती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के विषय में बता सकते हैं जब वे विशिष्ट बदलाव नज़र आते होंगे। अगर ऐसा है तो इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय पर युद्ध तथा दूसरी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा तथा उनकी नीतियों की जानकारी देता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से वर्ष राजा को ताज पहनाया गया, कौन से वर्ष उसने कौन सा युद्ध लड़ा, कब उसका विवाह हुआ, कब मरा और उसके बाद कब किसने शासन संभाला। ऐसी घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती है तथा इतिहासों में यह तिथियां महत्वपूर्ण रहती हैं। जैसा कि पिछली 2 कक्षाओं की इतिहास की पुस्तकों में आपने पढ़ा है, अब इतिहासकार अनेक अन्य मुद्दों और दूसरे प्रश्नों के विषय में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या उत्पादन करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और मंडियों का कैसे विस्तार हुआ, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार विकसित हुए तथा संस्कृति व समाज किस प्रकार परिवर्तित हुए। चित्र 1। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा खींचे गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का जिम्मा दिया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग अपने इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ
ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का निमंत्रण दे रहे हों। कौन सी तारीख है? हम कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? हम जिन तारीखों के आसपास अतीत का ताना बाना बुनते हैं, वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। वे तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम कुछ विशेष घटनाओं को महत्व देने लगते हैं। जब हम अध्ययन का विषय परिवर्तित कर नए मुद्दों पर ध्यान करने लगते हैं, तो ये महत्वपूर्ण तारीखें भी परिवर्तित हो जाती हैं। एक उदाहरण को गौर से समझिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 के शासन से प्रारंभ होते थे और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों तथा वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन पुस्तकों में सभी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे जानना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के भारत आगमन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का प्रमुख विषय बन जाता था। क्या इस समय का इतिहास अलग तरीके से नहीं लिखा जा सकता? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट्टे में हम भारतीय समाज के अलग अलग समूहों और वर्गों की गतिविधियां पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास अथवा कोई कहानी लिखते हैं, तो उसे सुविधा के लिए टुकड़ों या अध्यायों में विभाजित कर लेते हैं। हम ऐसा किस लिए करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे प्रत्येक अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे। इसका लक्ष्य कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि उसे सरलता से समझा जा सके तथा याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उस कहानी को प्रस्तुत करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के आसपास घूमता है, उसमें भारतीयों की अधिक सामाजिक गतिविधियां कोई अर्थ नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं होता। तो फिर इस स्थिति में क्या किया जाए? स्पष्ट है, हमें अपने इतिहास का एक दूसरा खाका बनाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, वे अब महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए अब नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल भागों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब की रचना की, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था। इन कालखंडों के निर्धारण को अधिकतर लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। क्या इस प्रकार आपको भारतीय इतिहास को समझने में सरलता होती है? इतिहास को हम विभिन्न कालखंडों में विभाजित करने का प्रयत्न क्यों करते हैं? इसका भी एक मुख्य कारण है। हम एक दौर की विशेषताओं, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके आधार पर हम समय को विभाजित करते हैं। ये शब्द अतीत के विषय में हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक दौर से दूसरे दौर के मध्य आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल का मानना था कि संपूर्ण एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप की तुलना में पीछे है। उनका मानना था कि
भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू तथा मुसलमान तानाशाहों का ही राज था। यहाँ चारों तरफ सिर्फ धार्मिक बैर, जातिवाद और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल के अनुसार भारत को ब्रिटिश शासन ही सभ्यता के मार्ग पर ले जा सकता था। इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाना अनिवार्य था। मिल का तो यहाँ तक मानना था कि अंग्रेजों को भारत के हर एक भूभाग पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, जिससे भारतीयों को ज्ञान तथा सुखी जीवन दिया जा सके। वे ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों की सहायता के बगैर हिंदुस्तान की प्रगति संभव नहीं। इस धारणा के अनुसार अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था तथा अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस प्रकार की धारणा स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास की किसी अवधि को हिंदू अथवा मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में अनेक प्रकार के धर्म एक साथ विकसित नहीं हुए? किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से निश्चित करने की आवश्यकता क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि प्रशासक वर्ग के जीवन शैली और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का हमेशा एक धर्म नहीं होता था। इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास को विशेष रूप से प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में विभाजित करके देखा जाता था। इस विभाजन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। इतिहास के वर्गीकरण की समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, मुक्ति तथा समानता जैसी आधुनिकता की शक्तियों के विकास का काल माना जाता है। उनके अनुसार मध्यकालीन समाज वे समाज थे जिनमें आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपनाना ठीक है? इस पुस्तक में आप देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता तथा मुक्ति नहीं थी और यह दौर आर्थिक विकास तथा प्रगति का भी समय नहीं था। अनेक सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग की संज्ञा देते हैं। चित्र 2। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस प्रकार तैयार किए गए और किस प्रकार नई रुचियां उभरी। लिप्टन चाय के लिए 1922 में तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर इशारा करता है कि विश्व भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की ओर एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि आगे के हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई थी। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता तथा स्थानीय नवाबों और शासकों पर अधिकार कर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था तथा समाज पर अधिकार स्थापित किया, अपने सभी खर्चों को निपटाने के लिए कर वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए व्यापारिक फसलों की कृषि कराई तथा इन सभी प्रयासों की वजह से क्या परिवर्तन आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन की स्थापना की वजह से यहाँ की मूल्य मान्यताओं तथा पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव हुए। जब एक देश पर दूसरे देश के कब्जे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन सारे वर्ग तथा समूह इन बदलावों को भिन्न भिन्न ढंग से अनुभव कर रहे थे। इसलिए इस पुस्तक को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस प्रकार जानते हैं?
भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन के माध्यम से निर्मित सरकारी रिकॉर्ड से इतिहासकारों को बहुत सहायता मिलती है। अंग्रेजों का मानना था कि वस्तुओं को लिखना बहुत आवश्यक होता है। उनके अनुसार हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत निर्णय या जरूरी जांच को स्पष्ट लिखना महत्वपूर्ण था। ऐसा करने से वस्तुओं का भली भांति से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर विचार विमर्श किया जा सकता था। इस तरह ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति का जन्म हुआ। अंग्रेजों का यह भी मानना था कि सभी जरूरी दस्तावेजों तथा पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्षों को बनवाया है। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अभिलेख कक्ष होते थे। जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी तैयार किए गए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा को भेजे गए पत्रों तथा ज्ञापनों को आज भी इन अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। यहाँ पर जिला अधिकारियों द्वारा निर्मित किए गए नोट्स तथा रिपोर्ट भी पढ़ी जा सकती है और ऊपर बैठे अफसरों के माध्यम से प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश तथा सुझाव भी देखे जा सकते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में इन दस्तावेजों की नकलें भी बनाई जाती थीं। उन्हें खुशनवीसी पारंगत लोग लिखते थे। खुशनसीबी या सुलेख नसीबी ऐसे लोगों को कहा जाता था जो काफ़ी अच्छे ढंग से वस्तुओं का लेखन करते थे। छपाई तकनीकी भी 19वीं सदी के मध्य तक फैलने लगी थी। इस पद्धति की मदद से अब हर एक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के लिए दस्तावेजों की कई नकल बनाई जाने लगी। स्रोत 1, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। भारत की औपनिवेशिक सरकार सन 1946 में शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों के विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रही थी। उस समय अलग अलग बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं। बम्बई, इस बात का बंदोबस्त कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर नियंत्रण कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोहियों को भी बंदी बना लिया गया है। सभी दफ्तर सैनिक देखरेख में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं से हिंसा की खबर नहीं है। जहाज़ों और अन्य प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5/21/46। चित्र 4, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के पास बनाए गए थे। इससे जाना जा सकता है कि अंग्रेजों की नज़र में ये संस्थान कितने महत्वपूर्ण थे। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान के चलन में भी वृद्धि होती गई। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर उचित ढंग से शासन चलाने के लिए सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होता है। 19वीं सदी के आरंभ तक पूरे देश का नक्शों का निर्माण करने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में कर संबंधित सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह,
मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं एवं स्थानीय इतिहासों व फसलों की जानकारी इकट्ठी की जाती थी। अंग्रेजों की राय में किसी क्षेत्र के शासन संचालन के लिए इन सभी बातों की जानकारी होना आवश्यक था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हर एक 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, क्षेत्र और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थीं। इसके साथ साथ वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण इत्यादि बहुत से सर्वेक्षण भी किए जाते थे। चित्र 5, शरीफे का पौधा, 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में तरह तरह के पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ एकत्र की जाती थीं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस प्रकार एकत्र की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या जानकारी मिलती है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हमें अनेक जानकारियाँ मिलती है। ये सभी रिकॉर्ड सरकारी हैं। इनसे हमें यही जानकारी मिलती है कि सरकारी अफसरों की सोच व उनकी रुचियों के विषय में ज्ञात होता है। लेकिन इन रिकॉर्ड से हमें देश के दूसरे लोगों की क्या सोच थी या वे क्या अनुभव करते थे तथा उनकी कार्रवाइयों का क्या कारण था, यह पता नहीं चलता। इन विषयों की जानकारी हेतु हमें अन्य स्रोतों का भी अध्ययन करना होगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें खोजना सरल नहीं है। इस कार्य के लिए लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं के संस्मरण, आत्मकथाएं तथा बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। छपाई की पद्धति फैलने के साथ साथ अखबार छपने लगे हैं और जनता के अलग अलग मुद्दों पर बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों को अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखने का अवसर मिला। इसी प्रकार कवियों और उपन्यासकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखने का मौका मिला। चित्र 6, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में। चित्र 7, 1857 के विद्रोही। तस्वीरों को भी बहुत गौर से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में और पढ़ेंगे। लेकिन इन स्रोतों का लाभ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को हुआ। आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर अथवा सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले निर्धन की सोच और उनके अनुभवों के बारे में इसमें कुछ पता नहीं चलता। कुछ और प्रयासों से हम इस विषय में भी जान सकते हैं। इस पुस्तक में आगे बढ़ने से हमें यह बात समझ में आने लगेगी। स्रोत 2, इंसानों के खाने के लायक नहीं। हमें देश के अलग अलग विभागों में चल रहे आंदोलनों की जानकारी अखबारों से मिलती है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल के विषय में लिखा गया है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने बृहस्पतिवार सुबह अपने कम वेतन तथा पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन को खाने से मना कर दिया। इस समाचार के फैलने के साथ दूसरे पुलिस वालों ने खाना खाने से मना कर दिया। एक हड़ताली ने कहा था, पुलिस लाइन्स की रसोई से जो खाना हमारे लिए आता है उसे कोई इंसान खा ही नहीं सकता। हमें जो दाल और रोटी खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स, 22 मार्च 1946। अभ्यास। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा है,
इसमें क्या समस्याएं हैं? भारतीय इतिहास को जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। कालखंडों का यह विभाजन धर्म पर आधारित है। इसके अनुसार एक ऐसा भी दौर था जिसमें हिंदू शासक और अन्य शासित थे। उसके बाद मुस्लिम या ईसाई के शासन की अवधि थी। जेम्स मिल औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था तथा एशियाई लोगों को असभ्य मानता था। उसका मानना था कि यूरोपीय लोग सुसभ्य तथा उत्कृष्ट हैं। भारतीय इतिहास को इस प्रकार से विभाजित करने का लक्ष्य लोगों में उनको एक अलग पहचान देकर फूट डालना था। विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। मुस्लिम शासन के चलते इस देश में बहुत से हिंदू राजा थे। यही बात अंग्रेजी शासन के दौरान भी दृष्टिगत होती है, जब यहाँ कई हिंदू एवं मुस्लिम रियासतें कायम थीं। अतः भारतीय इतिहास के बंटवारे के मिल के प्रारूप को सही नहीं कहा जा सकता है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि वस्तुओं को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से पश्चात में इन वस्तुओं का भली प्रकार अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट्स में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? सामान्यतः अखबार के रिपोर्ट गलत नहीं होते। इन रिपोर्टों में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अधिकांश वे घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करते हैं। यह घटनाओं का सही तथा विस्तृत विवरण पेश करता है। दूसरी ओर सरकारी अर्थात पुलिस की रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती थी। अक्सर ये रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में अथवा उन्हें प्रसन्न करने के लिए लिखा जाता था। इन रिपोर्ट्स में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी पक्षपात कर सकते थे। इस प्रकार अगर इतिहास सिर्फ पुलिस रिपोर्ट से उपलब्ध जानकारी पर आधारित होते तो संभव था कि गलत इतिहास प्रस्तुत होता।